आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि जहाँ भी है वहाँ कर रहे होंगे आप सभी खूब सारे मज़े और बहुत बेहतरीन होंगे, है ना? चलिए, आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? आपकी ही कक्षा 5 में ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आने वाले अध्याय 10 की बात हम करने वाले हैं। इसका नाम क्या है? बोलती इमारतें। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं और देखते हैं। नहीं, मेरा मतलब है सुनते हैं कि इमारतें क्या बोलती हैं। तो सबसे पहले हमें गोलकोंडा के बारे में बताया है और शीर्षक में लिखा है पहुँचे गोलकोंडा। अब भाई ये तो एक कहानी की तरह है, समझ लीजिए कि एक किस्सा है जिसका हिस्सा यहाँ पे हमारे सामने दिया गया है। तो मैं एक काम करता हूँ कि जैसा लिखा है वैसा पढ़ता हूँ बहुत ध्यान से, और आप भी सुनिएगा बहुत ध्यान से और अपने कान से। और जहाँ मुझे रुक कर के ऐसा लगेगा कि आपको समझाना है वहाँ पे मैं आपको रुक कर के समझाऊंगा भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि आखिरकार आज हम दीदी के साथ चल ही पड़े गोलकोंडा के लिए। दीदी इतिहास पढ़ती हैं और हमें उनके साथ इमारतें देखने में बड़ा मज़ा आता है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि दीदी के साथ इमारतें देखने में बड़ा मज़ा आता है? क्योंकि हमें ये बताया गया है कि दीदी पढ़ती हैं इतिहास, तो इतिहास पढ़ते हुए उनको होगी हर इमारतों की अच्छी खासी जानकारी। तो जब उनके साथ में कोई इमारतें देखी जाएं या घूमने जाया जाए तो वो उस जगह या इमारत के बारे में देंगी क्या? हमें बहुत सारी मनोरंजक जानकारियाँ, है ना? आप ये चित्र देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। एक तरह की बड़ी इमारत का चित्र है जिसे आप देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले गोलकोंडा के बारे में बताया गया है, उसी का चित्र है। यहाँ लिखा है सैलजा के बारे में। क्या बोल रही है सैलजा? अरे बाप रे, कितना बड़ा दिखता है यह किला। श्रीधर कहता है, और कितनी ऊंचाई पर है। कल्याणी कहती है, अरे यह दरवाज़ा भी तो देखो, कभी देखा है इतना लंबा चौड़ा गेट? सैलजा कहती है, बहुत भारी भी लगता है, पता नहीं कितने लोग मिलकर खोलते और बंद करते होंगे इसे। तब कल्याणी कहती है, गेट पर ये नुकीले लोहे के भाले जैसे क्या दिख रहे हैं, ये क्यों लगाए होंगे? सैलजा कहती है, इतनी मोटी मोटी दीवारें भी तो देखो। फिर श्रीधर कहता है, कभी इतनी चौड़ी दीवार नहीं देखी। कल्याणी कहती है, ये दीवार कहीं कहीं गोलाई में आगे की तरफ निकली हुई है। तब दीदी कहती है, जानकारी देती हैं। क्या कहती हैं? यह बुर्ज है, देखो बुर्ज दीवार से ज़्यादा ऊंचे हैं। इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं, यानी 87। मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट और इतने सारे बुर्ज। सुरक्षा के कितने कड़े इंतज़ाम थे। दीदी ने हमें मानो मन ही मन बता दिया कि ये बुर्ज क्यों बनाए गए होंगे। अरे वाह, देखिए हमसे पूछ भी लिया गया। यहाँ पे है सोचो, और प्रश्न है इतने सारे बुर्ज क्यों बनाए गए होंगे। अभी तो दीदी ने बताया सुरक्षा के कितने कड़े इंतज़ाम थे, मतलब कि ये ज़रूर सिक्योरिटी पर्पस से, सुरक्षा के लिए ही बनाए गए होंगे। फिर एक और प्रश्न पूछा है, बुर्ज में ये बड़े बड़े छेद क्यों बने होंगे? तो मैं आपको बता दूं कि बाहर के वातावरण को, लोगों को, परिस्थिति को देखने के लिए बने होंगे, है ना, ये छेद, जिससे बाहर देखा जा सके। फिर आगे लिखा है कि सीधी सपाट दीवार से झांकने में और एक ऊंचे बुर्ज से झांकने में आखिर क्या अंतर होगा? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सीधी सादी दीवार से झांकेंगे तो आप ही बस लोगों को नहीं देखेंगे, सामने वाला आपको भी देख सकता है, क्योंकि फिर आप छिप नहीं पाएंगे ना। लेकिन अगर आप बुर्ज में हैं और वहाँ से आप उस छेद से झांकने की कोशिश कर रहे हैं तो आप वहाँ छिपे हुए सब चीज़ों का आकलन कर सकते हैं, छिपे छिपे झांक सकते हैं, है ना। तो इसीलिए सुरक्षा के लिए आप समझिए कि ऐसा किया जाता है। फिर आगे लिखा है कि बुर्ज के पीछे खड़े हुए छेदों में से देखने वाले सिपाहियों को हमला करने में क्या मदद मिलती होगी? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। बुर्ज के पीछे जो छेद हैं उनमें जो खड़े हुए सिपाही हैं, जो देख रहे हैं, उनको जब भी उनके ऊपर हमला किया जाता होगा तब क्या होता होगा? तब ये होता होगा कि वो छिप जाते हैं, जिससे वो बच जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा हो जाती होगी और वो वहाँ से हमला कर सकते हैं, है ना, बड़ी सरलता के साथ में। अब आगे है, किले में कितना कुछ। कितना क्या है समझिए। सैलजा कहती है, क्या यह किला राजा ने अपने रहने के लिए बनवाया होगा? यह कितना पुराना होगा? तब कल्याणी कहती है, बाहर लिखा था कि सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया।
कुतुबशाही वंश का नाम है। ठीक है। अब दीदी कहती है हाँ, उससे भी पहले सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। शैलजा कहती है अरे, इस बोर्ड पर किले का नक्शा है। श्रीधर कहता है इस नक्शे में कितने सारे बाग और कारखाने दिख रहे हैं, और देखो किले के अंदर कई सारे महल भी हैं। तभी शैलजा कहती है इसका मतलब तो यहाँ पर सुल्तान के अलावा और भी बहुत से लोग रहते होंगे। किसानों और कारखानों में काम करने वाले लोग भी तो यहीं रहते होंगे। कल्याणी कहती है फिर यह तो पूरा शहर ही होता होगा, है ना। अब देखिए ये चित्र आप देख रहे हैं, शीर्षक हमें दिया है इसके बारे में, सुल्तान का महल। श्रीधर क्या कहता है, ये सीढ़ियाँ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। शैलजा कहती है उस ज़माने में भी 2 मंजिला इमारतें थीं। कल्याणी कहती है अब तो यह टूटी फूटी हालत में है, लेकिन अंदाज़ा तो होता है कि इसमें कितने बड़े बड़े हॉल और कमरे होंगे। तभी श्रीधर कहता है और यह देखो दीवारों पर कितनी बारीक और खूबसूरत नक्काशी की गई है। तब कल्याणी कहती है एक छत पर हमने फव्वारे जैसा भी तो देखा था। दीदी कहती है हाँ, इस किले में कई बड़े बड़े टैंक और फव्वारे थे जिनमें हर समय क्या होता था, पानी चलता रहता था। अब देख रहे हो, वाह उस ज़माने की इंजीनियरिंग। सोचो आज भी इंजीनियर जब मकान बनाते हैं तो कई जगह बरसातों में सीलन आ जाती है। यहाँ तो छत पर पानी के फव्वारे चलते थे, तब भी ये इमारतें कितनी समझ से बनाई गई थी। सोचे कि 500 साल पहले लोग कैसे रहते थे, है ना। क्या आपके मन में कभी ये विचार आता है किसी पुरानी जगह को देखकर कि आज से इतने वर्षों पहले यहाँ पर लोग कैसे रहते होंगे, उनका क्या जीवन होता होगा। अलग अलग लोग उस समय भी क्या रहते होंगे जैसे आज के समय में है, जैसे कि बिल्डिंगें बनाने वाले, चीज़ों को सुधारने वाले, लकड़ी का सामान बनाने वाले, बाज़ारों में चीज़ें बेचने वाले, ये सब लोग भी होते होंगे। क्या आपके दिमाग में इतने कई सारे सवाल आते हैं, जैसे पानी इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ता होगा। तुम भी अनुमान लगाओ, सोचो जब तक हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है सोचो और चर्चा करो के अंतर्गत सबसे पहले कि फव्वारे कैसे चलते होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी तकनीक का सहारा लिया जाता होगा, जैसे मशीनरी वगैरह, और उससे फव्वारे चलते होंगे। फिर है कि हवा और रोशनी का क्या इंतज़ाम होता होगा, है ना। तो देखिए दिन की अगर बात करें तो दरवाजे हैं, है ना, रोशनदान बनाए गए होंगे, खिड़कियां बनाई गई होगी। अगर रात की बात करें तो उस समय दीपक, दिए वगैरह ये सब जलाए जाते होंगे। ये सब रोशनी के इंतजामात उस समय होते होंगे। फिर आगे लिखा है कि सामने के चित्र में दीवार पर की गई नक्काशी को ध्यान से देखो। इतनी सुंदर और बारीक नक्काशी करने में किन औजारों का इस्तेमाल होता होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि छेनी का प्रयोग करके, हथौड़े का प्रयोग करके ये नक्काशी की गई होगी। ठीक है। इसके बाद लिखा है हमारे देश में आज भी कई जगह बिजली नहीं है, पर जिन जगहों पर बिजली है अगर वहाँ 1 हफ्ते तक बिजली ना आए तो कौन कौन से कामों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। अब आप समझिए कि हम बिजली से क्या क्या काम करते हैं, है ना। हम अपने कमरों में लाइट्स ऑन रखते हैं, बिजली नहीं रहेगी तो लाइट्स ऑन नहीं रहेंगे, अंधेरा अंधेरा लगने लगेगा, है ना। टीवी हम देखते हैं जब लाइट रहती है, लाइट नहीं रहेगी तो इन्वर्टर भी ठप हो जाएंगे, फिर टीवी भी नहीं देख पाएंगे। 1 हफ्ता लंबा समय होता है। पंखे नहीं चलेंगे, कूलर एसी नहीं चलेंगे, कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल ये सब का हम उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सभी को भी तो चार्ज करने के लिए, चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा वो तमाम चीज़ें जिसका उपयोग, जिनमें बिजली का उपयोग होता है, जैसे मिक्सर हो गया घर में, फ्रिज हो गया, ये सब बंद हो जाएगा क्योंकि लाइट गोल रहेगी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि खासी मुश्किल होगी। फिर लिखा है कहाँ है पूर्व पश्चिम। तुम जिस जगह पर हो ना वहाँ पर सूरज किस तरफ से उगता है और किस तरफ डूबता है। पता करो कि तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से पूर्व दिशा में क्या क्या है, तुम्हारे पश्चिम में क्या क्या है। अब पता करो कि तुम्हारे उत्तर और दक्षिण में क्या क्या है। वैसे मैं आपको बताऊं कि जिस तरफ से सूर्य उगता है, अगर आप उस तरफ अपना चेहरा करके खड़े रहे तो जो आपका उल्टा हाथ है वो उत्तर दिशा की ओर होगा और सीधा दक्षिण की ओर, और आपकी पीठ के पीछे का हिस्सा पश्चिम दिशा को दर्शाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया है। अब हमारे सामने है लिखी हुई एक बात जिसमें लिखा है बताओ और लिखो। गोलकोंडा के नक्शे को देखो, चारों दिशाएं तीर के निशान से दिखाई गई है। ठीक है, ये है गोलकोंडा का नक्शा। ठीक है ना। अब हमसे पूछा गया है अगर तुम बोडली दरवाजे से किले के अंदर देख रहे हो तो कटोरा हौज किस दिशा में है। अब देखिए यहाँ पर
इस चीज़ को समझिए कि बोडली दरवाज़ा कहाँ है। ये है बोडली दरवाज़ा। मैं लाल रंग से इसको हाईलाइट करता हूँ। तो प्रश्न क्या पूछा था हमसे कि अगर तुम बोडली दरवाजे से किले के अंदर देख रहे हो तो कटोरा हौज किस दिशा में आएगा। अब सबसे पहले देखिए कटोरा हौज किधर है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कटोरा हौज किधर है। रुकिए, देखते हैं कटोरा हौज को, ढूंढते हैं। ये है कटोरा हौज, है ना। तो ये किस दिशा में आएगा। तो देखिए अब हमको यहाँ पर दिशा दी गई है, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर पूर्व है और ये है पश्चिम। तो कटोरा हौज जो है वो है उत्तर दिशा की ओर, है ना। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है। अगर कोई बंजारा दरवाजे से अंदर आ रहा है तो कटोरा हौज उसकी किस दिशा में होगा। बंजारा दरवाज़ा ये वाला है। अगर उससे कोई कटोरा हौज में आएगा तो वो उसके लिए दक्षिण दिशा में होगा, क्योंकि नीचे दक्षिण दिशा है। देखिए आप, है ना सरल दिशाओं का अनुमान लगाना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है। बाला हिसार से तुम किस दिशा में चलोगे कि मोती महल पहुंच जाओ। बाला हिसार, है ना। बाला हिसार, ये है बाला हिसार रोड। अब यहाँ से चलेंगे तो मोती महल पहुँचना है। तो आप ऐसे समझिए कि हमें लगभग पश्चिम उत्तर की ओर या पश्चिम की तरफ चलना पड़ेगा, तो हम मोती महल पहुँच जाएंगे। तो इसी तरह के और भी प्रश्न हैं, बाकी के आप कीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से हमें इन प्रश्नों को हल करना है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये हमले क्यों। देखिए, हम बातें कर ही रहे थे कि श्रीधर ने तोप दिखाने के लिए हमें आवाज़ दी। तोप को देखने की उत्सुकता में हम सब भी तेज़ी से वहाँ पहुँचे। सैलजा कहती है, यह तोप तो कुतुब शाही सुल्तान की ही होगी। दीदी कहती है, तोप का इस्तेमाल औरंगज़ेब ने किया था। जानते हो, औरंगज़ेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी, पर वह किले में घुस भी नहीं पाई। उसकी पूरी सेना 8 महीनों तक के बाहर ही बैठी रही। सोचिए, 8 महीनों तक सेना बाहर ही बैठी रही थी। सैलजा कहती है, दिल्ली से इतनी दूर यहाँ तक फौज तोपों के साथ क्यों आई होगी। तब दीदी बताती है कि बादशाह हो या राजा, सभी का यही खेल था, अपना राज फैला सके, छोटे छोटे राजाओं और सुल्तानों ने से अपना रिश्ता जोड़ सके और उन्हें अपने इलाके में शामिल कर सके। इसके लिए कभी तो दोस्ती और चापलूसी से काम चलाते थे, कभी परिवार में शादी कराकर या फिर हमला करके, यानी युद्ध लड़के। अब कल्याणी कहती है, इतनी तोपों और बंदूकों के साथ भी बादशाह की सेना अंदर क्यों नहीं घुस पाई। तब सैलजा बताती है, इतनी सारी मोटी मोटी दीवारें नहीं देखी, अरे और नक्शे में तो दीवार से लगी एक लंबी गहरी खाई भी दिखती है, तो सेना अंदर कैसे आती। श्रीधर कहता है, अगर सेना किसी दूसरी तरफ से आने की कोशिश करती तो भी यहाँ बुर्ज पर बैठे सिपाहियों को दूर दूर तक सब कुछ साफ नजर आ जाता। मुश्किल तो हुआ होगा हमला करना। कल्याणी कहती है, सोचो, फौज घोड़ों और हाथियों पर सवार, हाथों में बंदूक लिए आगे बढ़ रही है। यहाँ सुल्तान के फौजी बंदूकों के साथ तैनात है। सैलजा कहती है, ओहो, पता नहीं इस लड़ाई में दोनों तरफ से कितने ही सिपाही और लोग मारे गए होंगे, हमले होते ही क्यों हैं। तब श्रीधर कहता है, अरे तोप तो बहुत पुरानी बात हुई, आजकल तो बहुत सारे देशों के पास न्यूक्लियर बम है, इससे तो एक ही बार में कितनी तबाही हो सकती है। अब समझिए, क्या तुमने हाल ही में सुना है कि किसी देश ने दूसरे देश पर हमला किया हो, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, हमने सुना है हाल ही में एक हमले के बारे में, है ना। आप भी जो है उस हमले के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है ना, जो हमला रूस ने किया है। अब किस पर किया है, चलिए मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है ना, कि मैं किस हमले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या लिखा है। लिखा है, पता करो कि यह हमला क्यों हुआ होगा, किस तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए थे और किस किस तरह का नुकसान हुआ होगा। तो आप इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। अब हमें पता करने के लिए कहा गया है, श्रीधर ने किले में जो तोप देखी थी वह कांसे की बनी है। तुमने कभी कांसे की कोई चीज़ देखी है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में जो बर्तन हैं उनमें कुछ बर्तन कांसे के हैं, जैसे छोटी छोटी कटोरी, प्लेट आदि। कांसे की चीज़ें हज़ारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं। आज भी सोचकर हैरानी होती है कि गहरी खानों में से तांबा और टिन कैसे निकालते, पिघलाते होंगे, फिर कैसे उनसे इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते होंगे, है ना।
फिर आगे एक प्रश्न दिया है कि तुम्हारे घर में या आसपास कांसे की कौन कौन सी चीज़ें थी या आज भी है, इसके बारे में आप लिखिएगा। और रंग से पहचानने की कोशिश करें कि कौन सी चीज़ तांबे की, पीतल की और कांसे की बनी है। एक बार अगर पता चल जाए तो पहचानना आसान होता है। ठीक है, अब आगे लिखा है जब टेलीफोन नहीं था। इसमें लिखा है दीदी हमसे राजा के महल में एक जगह खड़े रहने के लिए कहकर खुद फतह दरवाजे पर चली गई। कुछ देर बाद दीदी की आवाज़ आई, होशियार, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। हमें बहुत हंसी आई, लेकिन हम हैरान भी थे कि दीदी की आवाज़ इतनी दूर तक पहुंची कैसे। बाद में उन्होंने बताया कि फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोले तो राजा के महल में यहाँ सुनाई देता है। सोचिए कितने कमाल की कारीगरी होगी, है ना। अब पढ़ते हैं पानी के इंतज़ामात के बारे में। यहाँ पे हमें जानकारी दी गई है कि ये चित्र उस ज़माने की बहुत पुरानी पेंटिंग को देख करके बनाया गया है। सोचो बैलों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। पानी भरने के लिए देख रहे हैं आप किस तरह से पानी भरा जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ। अंदाज़ा लगाओ कि बैलों के घूमने से इस डंडे के ठीक नीचे लगा ड्रम किस दिशा में घूमेगा, है ना। और ये भी बताना है कि उसके साथ लगा दांतेदार पहिया किस दिशा में घूमेगा, हाथ के इशारे से बताओ। अब देखो दांतेदार पहिए से लगा डंडा ज़मीन के नीचे जाकर किस पहिए से जुड़ा है। बैलों के घूमने से डिब्बों की माला पानी को कैसे ऊपर चढ़ाती है ना। आप देख सकते हैं धीरे धीरे भरते जा रहा है और खाली भी होते जा रहा है ना। अब क्या कुछ पता चला कि किस तरह पानी को कुएं से निकाल कर टैंकों में भरा जाता होगा। आज भी हमें किले की दीवार से मिट्टी के पाइप दिखाई देते हैं, इन्हीं के ज़रिए महल में जगह जगह पानी पहुंचाया जाता होगा। आप देख सकते हैं इन पाइपों को दिखाया जा रहा है चित्र में यहाँ पर। ठीक है, अब प्रश्न यह है कि तुमने इस तरह एक दूसरे से जुड़े पहियों का इस्तेमाल होते हुए और कहाँ देखा है, जैसे साइकिल में गियर या और कहीं। तो हाँ, मेरे पास गियर वाली साइकिल है और उसमें मैंने ऐसा उपयोग होते देखा है ना। इसके अलावा फिल्मों में देखा है। फिर लिखा है अपने आसपास देखो और पता करो कि आज ज़मीन के नीचे से पानी को ऊपर तक कैसे कैसे चढ़ाया जाता है। तो ट्यूबवेल्स हैं, हैंडपम्प हैं, इनके द्वारा चढ़ाया जाता है। फिर लिखा है कि बिजली से पानी को ऊपर तक कैसे चढ़ाया जाता है, बिना बिजली के पानी को ऊपर कैसे चढ़ाएंगे, है ना। तो देखिए बिजली से कैसे चढ़ाया जाता है कि आज मोटर वगैरह लगा दी जाती है, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो पानी जो है बिल्कुल तेज़ी के साथ टंकी में भर जाता है ना। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इसके उत्तर बखूबी देंगे। अब देखो, हाल किया बेहाल क्यों, आवाज़ें निकालते और उनकी गूंज सुनते हुए सभी इस मेहराब के नीचे से गुजर रहे थे। दीवार पर लिखना मना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ बोर्ड है श्रीधर। पत्थरों के नीचे इस सुरंग जैसी जगह में बहुत ठंडी हवा आ रही है। सैलजा लिखा हुआ था कि यहाँ फौजी रहते थे। श्रीधर, अरे ये देखो ये बोर्ड भी है, फिर भी इस दीवार का क्या हाल है। सैलजा कहती है, ओहो, मैं तो सोचकर ही शहर जाती हूँ कि इस दीवार ने सैकड़ों सालों में क्या क्या नज़ारे देखे होंगे। कितने ही सुल्तान और उनकी बेगम, हाथी घोड़े और न जाने क्या क्या, पर हम लोगों ने कुछ ही सालों में इसका क्या हाल कर दिया है। कल्याणी कहती है, पता नहीं लोग इन दीवारों को अपने नाम लिख लिख कर गंदा क्यों कर देते हैं। अब आंखें बंद करके पहुँचो उस ज़माने में। मान लो कि तुम उसी समय में हो जब गोलकोंडा में पूरा का पूरा शहर बसा था। अब इन सवालों के बारे में सोचो और अपनी क्लास में बताओ, चाहो तो ग्रुप में नाटक भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये कुछ प्रश्न दिए हैं जिनके बारे में आप सोचिएगा। इसके बाद में है म्यूज़ियम पहुँचे। यहाँ पे हमें क्या बताया है, गोलकोंडा देखकर वापसी में ये बच्चे हैदराबाद के म्यूज़ियम यानी संग्रहालय में भी गए। म्यूज़ियम में बहुत पुरानी चीज़ें रखी होती है। इस म्यूज़ियम में गोलकोंडा किले के आसपास खुदाई के दौरान मिली चीज़ें भी थी, जैसे बर्तन, औजार, जेवर, हथियार वगैरह। सैलजा कहती है, अरे ये बर्तनों के टुकड़े भी संभाल कर इस शीशे की अलमारी में क्यों रखे हुए हैं। वह देखो, वह छोटी सी प्लेट तो कांसे की है, वह नीला टुकड़ा तो चीनी मिट्टी का लगता है। दीदी कहती हैं कि इन्हीं सब चीज़ों से तो पता चलता है कि उस ज़माने में लोग कैसे रहते थे, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और क्या क्या बनाते थे। सोचो अगर यह सब संभाल कर नहीं रखा होता तो क्या तुम आज उस ज़माने के बारे में इतना कुछ जान पाते। नहीं। चलिए अब लिखो में हमारे सामने दिया है कि तुमने आसपास किस किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल होते देखा है। कटोरी, चम्मच, प्लेट, कुकर, जो भी देखा है उसके बारे में लिखिएगा। आगे लिखा है कि अपने दादा दादी से पता करो कि उनके समय में और किस किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल में लाए जाते थे, है ना। जैसे कुछ हांडी का प्रयोग किया जाता होगा वगैरह वगैरह। क्या तुम भी कभी किसी म्यूज़ियम में गए हो या उसके बारे में सुना है, वहाँ क्या क्या होता है।
तो मैं तो नहीं गया, आप गए हो तो ज़रूर उसके बारे में बताइएगा, ठीक है। अब आगे है कि तुम भी अपना म्यूज़ियम बनाओ। रजनी केरल के मल्लापुरम ज़िले के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती है। उन्होंने अपनी क्लास के बच्चों के साथ मिलकर अपने और आसपास के बहुत से घरों से पुरानी चीज़ें जमा की, जैसे पुरानी छड़ियाँ, छतरियाँ, लकड़ी की खड़ाऊ, चप्पल, बर्तन वगैरह। उन्होंने आजकल ये सब चीज़ें जैसी होती हैं वह भी देखा। फिर बच्चों ने और रजनी ने मिलकर एक प्रदर्शनी लगाई, जिसे आसपास के लोग भी देखने आए। तुम भी ये कर सकते हो, है ना। चित्र को देखो और बताओ, ये लगभग 500 साल पुरानी पेंटिंग है। इसमें क्या दिखाया गया है कि आगरे का किला किस तरह बनाया जा रहा था। सोचो, चित्र में लोग किस किस तरह के काम करते नजर आ रहे हैं, कितनी औरतें, कितने मर्द काम कर रहे हैं। देखो, यह भारी खंबा ढलान पर कैसे ऊपर ले जा रहे हैं। भारी चीज़ ढलान पर चढ़ानी आसान होती है या सीधी ऊपर ले जानी। क्या मशक में भरकर पानी ले जाता हुआ आदमी देख पाए। कितनी सारी चीज़ें इस चित्र में हमें दिखाई जा रही है ना। ठीक है, तो हम क्या समझे। संगीता को लगता है कि म्यूज़ियम में पुरानी चीज़ें संभाल कर रखना बेकार है। तुम उसे कैसे समझाओगे कि म्यूज़ियम का होना ज़रूरी है। तुम्हें क्या लगता है इस पाठ का नाम बोलती इमारतें क्यों रखा गया है। इसलिए रखा गया है कि इमारतें बोल बोल कर तो बता रही है कि देखो, ऐसे ऐसे मेरे सामने से ये सारा इतिहास गुजरा है, तुम भी चाहो तो समझ लो, है ना। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अध्याय दोस्तों बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो की लिंक को फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को, समझ पाएँ इस जानकारी को। आपसे मेरी फिर जल्द ही मुलाकात होगी, हमेशा की तरह नए चैप्टर, नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।